हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सुरेश कुमार राव, सीनियर टीचर साइंस, और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। कल की अपनी जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करी थी। उस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए और अपन चर्चा करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मानव में पोषण। देखिए, मानव के अंदर पोषण की प्रक्रिया है वो किन किन अंगों से होकर के गुजरती है। तो सर्वप्रथम भोजन के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है वो मानव के अंदर मुख के द्वारा संपन्न होती है। मुख के अंदर भोजन है वो अंतर्ग्रहण किया जाता है, शरीर के अंदर लिया जाता है। उसके बाद में मुख गुहा के अंदर भोजन को चबाने की प्रक्रिया होती है जो दांतों के द्वारा संपन्न होती है, और उसी समय मुख गुहा के अंदर भोजन के अंदर लार मिलाकर के भोजन को लसलसा कर दिया जाता है जिसे बोलस कहा जाएगा। यह फिर आगे ग्रसिका यानी कि ईसोफेगस में से होते हुए और मुख्य पाचक ऑर्गन आमाशय के अंदर पहुंचता है। आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि क्षुधांत्र छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत का मेन पार्ट है वो कोलन होता है, और उसके बाद में एनस के थ्रू जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब इसी रूट चार्ट से होते हुए और मानव के अंदर पोषण की प्रक्रिया कहें या डाइजेशन का सिस्टम जो है वो इसी थ्रू आउट रूट के और ये कंप्लीट होता है। तो देखिए किस प्रकार से ये सभी जो अपन ने रूट चार्ट देखे हैं, सभी ऑर्गन्स देखे हैं जो डाइजेशन सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, इनसे होकर किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया अर्थात न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त जो मार्ग है इस पाथ से होते हुए और ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। सर्वप्रथम अपन देखेंगे मुख गुहा के द्वारा, और जो भोजन है वो इंजेक्ट करेंगे, अपन अंदर लेंगे, शरीर के अंदर धारण करेंगे, जहाँ पर जिह्वा की सहायता से, और भोजन है उसको उसमें लार मिला करके, लार के अंदर टायरिन एंजाइम पाया जाएगा, एमाइलेज एंजाइम पाया जाएगा, उसकी सहायता से, और भोजन के अंदर कुछ हिस्सा है वो यहाँ से अपघटित भी होगा, और मुख गुहा के अंदर भोजन को सबसे पहले दांतों की सहायता से तोड़ने की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि भोजन है वो मुख गुहा से आगे निगलने की प्रक्रिया के दौरान और ग्रसिका यानी कि ईसोफेगस से होते हुए और भोजन नीचे की तरफ गति करता है, और गति करके और मुख्य पाचक अंग आमाशय के अंदर भोजन पहुंचता है। आमाशय जो कि ये स्ट्रक्चर अपन देख पा रहे हैं, ये आमाशय की स्ट्रक्चर है जिसकी स्ट्रक्चर के लिए जे स्ट्रक्चर दी जाती है, अर्थात ये जे की शेप का होता है। इसके अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भोजन को अम्लीय माध्यम देने की प्रक्रिया है उसको संपन्न करता है। यहाँ पे श्लेष्मा श्रावण भी किया जाता है जो आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है, और ये जो भोजन है वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसके बाद में भोजन है वो छोटी आंत के अंदर आता है। छोटी आंत के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी पाचक रस हैं वो मिलाए जाते हैं, अर्थात अलग अलग एंजाइम्स मिलाए जाते हैं। यकृत लीवर जो है इसके द्वारा जो पित्तरस है वो स्रावित किया जाता है। यह पित्तरस पित्ताशय के अंदर संग्रहित किया जाता है, और जब छोटी आंत के अंदर पाचन की आवश्यकता पड़ती है तो यह पित्ताशय पित्त नली से होते हुए और इस पित्तरस को छोटी आंत के अंदर रिड्यूस करता है, छोड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर छोटी आंत के अंदर पाचन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, और छोटी आंत से भोजन है वो बड़ी आंत के अंदर पहुँचता है। बड़ी आंत के अंदर मुख्य रूप से भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया, अतिरिक्त जो जल है उसके अवशोषण की प्रक्रिया है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अलग अलग भागों के अंदर संपन्न होती है, और एट लास्ट गुदा द्वार से होते हुए मलाशय के अंदर चूंकि भोजन है वो इकट्ठा भी होता है और गुदा द्वार के थ्रू इसको एग्जिट कर दिया जाता है। यह जो इकाई देख रहे हो परिशेषिका, जिसको अपन अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे एक अवशेषी अंग के रूप में होती है। जब कई बार, हालांकि ये अवरुद्ध होती है, लेकिन कभी कभार जब भोजन है उसका कुछ हिस्सा इस परिशेषिका के अंदर यानी अपेंडिक्स के अंदर आने लगता है तो ये हिस्सा फूलने लगता है, और फूलने से ही जो अपेंडिक्स के दर्द जैसी, पेन जैसी जो घटना है वो देखने को मिलती है। डॉक्टर इसके अंदर इसको सर्जरी के थ्रू इन आपकी जो परिशेषिका है
उसको काट करके यहाँ से अलग कर देता है। यही अपेंडिक्स के ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी उसके अंदर यानी कि ये सभी जो ऑर्गन्स थे वो मानव के अंदर पाचन तंत्र को, डाइजेशन सिस्टम को बनाते हैं और इसी के अंदर, इन्हीं अंगों के थ्रू ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। चलिए देखते हैं विस्तार से कि किस प्रकार से इन सभी अंगों से होते हुए और ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। देखिएगा बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर और ये चीज़ें आपके सामने पेश है। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो मुख के द्वारा और भोजन को ग्रहण किया जाता है। बहुत ही सीधी, क्लियर और सटीक फैक्ट लिखे हुए हैं। मुख गुहा के अंदर कुल 32 यानी कि 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसके अंदर 32 दांत होते हैं जो भोजन को चबा करके बारीक करते हैं। मानव में अलग अलग जो दांत होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो कृंतक, जो सामने के ही दांत होते हैं, इंसाइजर जिनको बोला जाएगा, ये भोजन को कुतरने का, काटने का कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद में उसके आगे बढ़ते हैं अपन तो आते हैं रदनक। रदनक यानी कि कैनाइंस, ये भोजन है उसको चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से जो शिकारी प्रवृत्ति के जीव होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा बड़े होते हैं। मनुष्य के अंदर यह भी एक नॉर्मल टीथ के समान ही इनकी साइज़ है वो होती है। इसके बाद में अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर, ये जिनको जाड़ के नाम से या दाढ़ के नाम से जाना जाता है, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और फिर आता है चर्वणक यानी कि मोलर, ये भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन के अंदर टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाएंगे, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक यानी कि इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। कार्य अलग अलग, ये भोजन को काटने का कार्य करेंगे जो इंसाइजर हैं, कैनाइंस चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर्स जो हैं वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो ये सभी पार्ट्स जो हैं वो मुख गुहा के अंदर होते हैं और भोजन है उसको, उसके बड़े जो कण होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करते हैं, छोटे पार्ट्स के अंदर चबाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ह्यूमन के अंदर जो दंत सूत्र है, क्या रहेगा ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो, यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर 2 1 2 3 ये जो लिखा हुआ है ये अलग अलग क्या है, ये ऊपर के जबड़े के अंदर दांतों की संख्या है और ये नीचे के जबड़े के अंदर दांतों की संख्या है। जो यहाँ पर डिवाइडेशन के ऊपर लिखी गई संख्या है वो ऊपर के जबड़े में एक साइड की संख्या है और ये जो संख्या लिखी गई है नीचे, ये नीचे के जबड़े में एक साइड की संख्या है। अर्थात अपन देखेंगे कि जब मुख के अंदर बिल्कुल सामने के फेस को अपन देखते हैं तो बीचों बीच जो अपने दांत के बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई देता है, वहाँ से एक साइड का हिस्सा है, उसमें एक साइड में जो कृंतक दांतों की संख्या है वो 2, तो दूसरी साइड में भी 2। तभी देखो आगे इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, यानी ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ऊपर के जबड़े के अंदर एक साइड का, ये नीचे के जबड़े के अंदर एक साइड का, तो दोनों साइड के लिए मल्टीप्लाई कर दिया गया है किससे, 2 से। तो अपन देखेंगे ऊपर के जबड़े में टोटल 16 दांतों की संख्या और नीचे के जबड़े के अंदर भी दांतों की संख्या कितनी, 16, और टोटल दांत कितने हो जाएंगे, 32। अब अपन देखेंगे एक साइड के अंदर, ऊपर के जबड़े में एक साइड में 2 दांत कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचर्वणक और 3 चर्वणक, यानी कि यहाँ पर अपन देखेंगे इंसाइजर 2, कैनाइंस 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ये ऊपर के जबड़े के अंदर एक साइड में रहेंगे, तो दोनों साइड के अंदर मिलाकर के टोटल 4, 2, 4 और 6 इस प्रकार से दांत हो जाएंगे और नीचे के जबड़े के अंदर भी यही व्यवस्था रहेगी। टोटल 16 करके और 32 जो दांत हैं वो हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। जो जीवा के निचले हिस्से के अंदर एक जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, कानों से थोड़ा सा नीचे जबड़े के पास में वहाँ भी एक जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, और फिर जो निचला जबड़ा है उसके नीचे के हिस्से के अंदर भी एक जोड़ी है वो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जो कि लार स्रावित करती हैं। इसी लार को लालारस या लार के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम है वो पाया जाता है। अब भोजन के अंदर लार के मिलने से भोजन है वो लसलसा हो जाता है, अर्थात ये एकदम से नरम हो जाता है, और इस भोजन को कहा जाता है बोलस। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन सामान्य सी बात कि भोजन के अंदर लार मिलने के बाद में भोजन है वो क्या कहलाता है, तो बोलस कहलाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं क्या होता है। भोजन के अंदर मुख गुहा में लार मिला देने के बाद
लार जो है इसके अंदर एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और यह टाइलिन एंजाइम है वो मुख्य रूप से स्टार्च या मंड जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भोजन स्टोरेज रहता है वो मंड के रूप में रहता है, और मुख्य रूप से अपन इसी मंड का या जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनको अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका विघटन करता है किसमें, सुक्रोज यानी कि शर्करा के अंदर विघटन है वो करता है। इसके बाद मुख गुहा से भोजन है वो आता है ग्रेसिका में यानी ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है, मुख गुहा से भोजन को आमाशय तक क्रमाकुंचन गति यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक क्रम में एक सीरियल वाइज जो अपन देखते हैं एक गति होती है, उस गति से भोजन है वो लगातार अपन निगलते हैं तो भोजन है वो नीचे पहुंचता है। तो ये कार्य कौन करता है, ग्रेसिका यानी कि ईसोफेगस करती है। एंड आफ्टर दैट भोजन पहुंचता है कहाँ, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आमाशय जो है वो एक बड़े थैलेनुमा अंग होता है, या इसकी शेप है तो मैंने जैसे कहा जे शेप रहेगी इसकी। इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक रस यानी एंजाइम वगैरह होते हैं, ये स्रावित किए जाते हैं जिनके द्वारा भोजन है वो पाचित होता है। अब आमाशय के अंदर मुख्य रूप से जो जठर ग्रंथियां हैं या आमाशय की ग्रंथियां हैं वो क्या क्या स्रावित करेंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। इसके बाद में पेप्सिन एंजाइम स्रावित करती हैं। पेप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा ये स्रावित करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आमाशय के माध्यम को अम्लीय करने का कार्य करता है, यानी आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है वो किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आमाशय के अंदर प्रोटीन जो है उसका पाचन करने के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आमाशय की भीतरी जो भित्ति है उसको कोई डैमेज नहीं करे, उसको नष्ट नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके लिए एक सुरक्षात्मक जो यहाँ पर होता है घटक का कार्य करता है श्लेष्मा, यह आंतरिक दीवारों की सुरक्षा करता है। तो अपन बात करते हैं, देखिए आगे HCl जो अम्ल है उसके द्वारा आमाशय के माध्यम को एसिडिक यानी कि अम्लीय बनाया जाता है। जो अम्लीय माध्यम के अंदर क्या होता है कि जो आमाशय के अंदर निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट पेप्सिनोजन होता है इसको ये एक्टिव पेप्सिन के अंदर बदलने का कार्य करता है, और ये पेप्सिन जो है वो बाद में प्रोटीन के पाचन का यानी उसके अपघटन का कार्य करता है। तो देखिए HCl अम्लीय माध्यम के अंदर पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर बदलने का कार्य करता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है। पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन के अंदर बदलने का कार्य किस मीडियम में होता है, देन अम्लीय माध्यम के अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर बदल चुका है यह पेप्सिन एंजाइम क्या कार्य करता है, तो यह आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को किस में तोड़ने का कार्य करता है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। ये आधा नए है वो बाई मिस्टेक लगा हुआ है, पॉलीपेप्टाइड के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। ध्यान रखेंगे अपने को यहाँ पर ट्रिपल पी यानी कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर, ध्यान में रखेंगे आराम से याद रह जाएगा, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर, ट्रिपल पी ध्यान में रखेंगे। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर तोड़ने का कार्य करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है यह पेप्सिन को एमिनो एसिड के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। तो दोनों के फंक्शन अपने को ध्यान में रखने हैं। पेप्सिन क्या करता है, ट्रिपल पी यानी कि पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर, एंड आफ्टर दैट ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर जो कि उसकी मुख्य इकाई होती है उसमें तोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं श्लेष्मा क्या करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया आमाशय के अंदर की जो स्तर होता है, भीतरी दीवार होती है, उसको चिकना बना करके और इसकी अम्लीय माध्यम से सुरक्षा करने का कार्य है वो कौन करता है, श्लेष्मा करता है, यानी अंदर के आवरण को चिकना बना देता है ताकि वहाँ पर एसिड का कोई ज़्यादा अटैक नहीं हो पाता है। अब आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन हुआ मुख्य रूप से अपन देखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, छोटी आंत के अंदर आते हैं। छोटी आंत के अंदर भोजन आएगा। छोटी आंत के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से आमाशय से भोजन है वो छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है, जिसका नियंत्रण जो एक अवरोधनी पाई जाती है, अर्थात जो आमाशय की अवरोधनी है वो छोटी आंत के अंदर भोजन को आने से तब तक रोकती है जब तक आमाशय के अंदर पाचन की प्रक्रिया है वो आमाशय का रोल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद में अवरोधनी खुलती है और खुलने के बाद में यानी एक स्टॉपेज है, खुलने के बाद में और यह है छोटी आंत के अंदर प्रवेश करता है।
छोटी आंत के अंदर क्या होता है, यकृत के द्वारा पित्तरस का निर्माण। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में, पित्ताशय में नहीं। निर्माण है, संश्लेषण है, सिंथेसिस है, वो लीवर के अंदर होगा। इसके बाद में ये पित्ताशय के अंदर आकर इकट्ठा हो जाएगा, संग्रहित रहेगा, स्टोर रहेगा। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी छोटी आंत के अंदर जब भोजन पहुंचेगा तो पित्त नली से होते हुए, और यह जो पित्तरस है वो छोटी आंत के अंदर स्रावित कर दिया जाता है, जो कि अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। देखिएगा, आमाशय के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम हो रहा था वो एसिडिक मीडियम के अंदर हो रहा था, लेकिन छोटी आंत के अंदर भोजन का डाइजेशन होता है वो किस मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम के अंदर होता है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना, इनके ऊपर गौर करना जरूरी है। आमाशय के अंदर भोजन का पाचन एसिडिक मीडियम के अंदर, और ये एसिडिक मीडियम क्रिएट किया जाता है HCl के द्वारा। छोटी आंत के अंदर भोजन आता है, वहाँ पर पाचन की प्रक्रिया होती है क्षारीय माध्यम के अंदर, और ये क्षारीय माध्यम क्रिएट किया जाता है जो यकृत द्वारा स्रावित होने वाले पित्तरस होते हैं उनके द्वारा, और ये पित्ताशय में स्टोर रहते हैं और पित्त नली के द्वारा छोटी आंत के अंदर पाचन के समय आ जाते हैं। बात करते हैं आगे। इस प्रकार से अग्नाशय रस का श्रावण भी छोटी आंत के अंदर, यानी जो यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस है वो भी पित्ताशय से पित्त नली के द्वारा होते हुए और छोटी आंत में पहुंचता है, और जो अग्नाशय या जिसको तिल्ली ग्रंथि के नाम से भी अपन जानते हैं, उसका जो सेक्रेशन होता है, श्रावण होता है, वो भी छोटी आंत के अंदर पहुंच जाता है, जिसमें प्रोटीन का पाचन करने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा, ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, और वसा, इसके पाचन के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। ध्यान में रखेंगे, प्रोटीन के लिए पेप्सिन कहाँ पर कार्य करता है, आमाशय में। प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन है वो आमाशय के अंदर कार्य करता है, और ट्रिप्सिन है वो छोटी आंत के अंदर कार्य करने वाला होता है। इसके बाद में वसा यानी कि लिपिड, तो याद रह जाएगा, वसा के लिए, लिपिड के लिए लाइपेज, सीधा सीधा नाम कनेक्ट हो रहा है। लिपिड के लिए लाइपेज एंजाइम है वो कार्य करता है इसको डाइजेस्ट करने का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो पाचन तो आमाशय में के अंदर भी होता है, लेकिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत के अंदर होता है, और वसा का पाचन है वो भी कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर। ठीक है, अब आइए, छोटी आंत के अंदर आहारनाल का, छोटी आंत है वो आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। अब छोटी आंत है उसकी लंबाई जो है वो उसके वर्क के ऊपर डिपेंड करेगी। तो देखिए, शाकाहारी जीव जो होते हैं, रूमिनेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से जो छोटी आंत है उसकी लंबाई अधिक होती है। जो रोमन्थी जीव होते हैं उनके अंदर छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, ताकि ज़्यादा लंबाई के अंदर चलते चलते, और जो सेलुलोज है एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, तो इस सेलुलोज का अधिक लंबाई के अंदर पाचन आसानी से हो जाए, इसलिए शाकाहारी जीवों के अंदर, जैसे अपन देखते हैं जितने भी पशु वगैरह होते हैं, गाय भैंस वगैरह, तो उसके अंदर छोटी आंत की लंबाई है वो ज़्यादा होती है, ताकि यानी वलन ज़्यादा होते हैं, लंबाई ज़्यादा होती है, ताकि सेलुलोज का जो डाइजेशन है वो हो जाए। जबकि मांसाहारी जीवों के अंदर क्या होता है कि सेलुलोज है उसका थोड़ा बहुत पाचन है वो पहले हो चुका होता है मांसाहारी जो अन्य जीव होते हैं उनके शरीर के अंदर, तो इसलिए जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको पचाने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। देन यहाँ पर छोटी आंत की लंबाई है वो क्या होती है, कम होती है, अर्थात ये एक कंपेरिजन के अंदर थोड़ी छोटी होती है। बात करते हैं आगे, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जैसे स्टार्च वगैरह अपन देखते हैं, ग्लाइकोजन वगैरह देखते हैं, तो वो क्या है, पॉलीसेकेराइड हैं, कार्बोहाइड्रेट ही हैं। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के पाचन से यानी इनके विघटन से एक मोनोसेकेराइड बनता है। ठीक है, यही कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। कार्बोहाइड्रेट है वो आपके मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड के अंदर जो भोजन है वो आ रहा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ तक पहुँच रहा होता है छोटी आंत तक, उसको ये डाइजेस्ट करके और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को, जैसा कि मैंने पहले कहा था, पेप्सिन के लिए ट्रिपल पी, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, जबकि ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर, जो कि प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई होती है, यानी ये मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के, एकलक होते हैं, इस एमिनो अम्ल के अंदर बदलेगा, और लाइपेज एंजाइम है
वो वसा को यानी कि लिपिड को तोड़ेगा और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर बदलने का कार्य करता है। तो ध्यान में रखें, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर, और लाइपेज है वो लिपिड को यानी कि वसा को वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर बदलने का कार्य करते हैं। ये अलग अलग 3 एंजाइम हैं। छोटी आंत जो है उसकी भीतरी सतह के ऊपर कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, विलाइस पाए जाते हैं, जिनको दीर्घ रोम कहा मैक्रोविलाइज कहा जाता है, यानी कि दीर्घ रोम कहा जाता है, जिनके द्वारा पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। जिस भोजन का डाइजेशन हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य अर्थात उसको अवशोषित करने का कार्य है वो ये दीर्घ रोम करते हैं। और इन दीर्घ रोमों के कारण ही छोटी आंत के अंदर का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है उभार होने के कारण, जिस ज़्यादा क्षेत्रफल से जो पचित भोजन है, डाइजेस्ट भोजन जो है, फूड है, उसका अवशोषण है वो आसानी से किया जा सकता है। अब छोटी आंत है उसका फंक्शन कंप्लीट होता है और छोटी आंत की जो अवरोधिनी है उसके खुलने से जो भोजन है वो बड़ी आंत के अंदर पहुंचता है। हालांकि देखो, छोटी आंत और बड़ी आंत जो हैं उनको यहाँ पर अपन केवल छोटी आंत बड़ी आंत के रूप में ही पढ़ रहे हैं। इनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको अपन यहाँ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन पार्ट्स के फंक्शंस जो हैं वो एक लार्ज लेवल के ऊपर आते हैं। छोटी आंत है उसके अंदर अलग अलग 3 पार्ट हैं उसके, ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। ये अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन उनके फंक्शन है वो विस्तृत लेवल के ऊपर, सीनियर लेवल के ऊपर या कॉलेज लेवल के ऊपर पढ़े जाते हैं। यहाँ 10th लेवल के ऊपर अपन डाइजेशन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रारंभिक तौर के ऊपर ये पढ़ना अपने लिए काफ़ी है। इसी प्रकार से बड़ी आंत जो है उसके अंदर भी अलग अलग 4 पार्ट्स हैं, सीकम है, कोलन है, रेक्टम है और जो एनल केनाल होती है ये, ठीक है। तो ऐसे 4 पार्ट्स हैं, लेकिन इनकी चर्चा अपन आगे जब विस्तृत व्याख्या करेंगे इनकी तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अपन कोलन यानी कि जो बड़ी आंत है उसको पढ़ते हैं। तो क्या होता है, छोटी आंत के अंदर जो भोजन का पाचन हुआ है, ठीक है, वहाँ से भोजन बड़ी आंत के अंदर प्रवेश करता है, जहाँ पर शरीर के लिए जो आवश्यक जल है उसका अवशोषण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर किया जाएगा, बड़ी आंत के अंदर किया जाएगा। जबकि पचित भोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो पचित भोजन का अवशोषण है वो भी दीर्घ रोमों के द्वारा छोटी आंत के अंदर। लेकिन जो वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है ये किस में होता है, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर ही होता है। जल अवशोषण के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको मल के रूप में, मल जो मलाशय है उसके अंदर, रेक्टम के अंदर इकट्ठा किया जाता रहेगा और एट लास्ट जो एनस है उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, बाहर एग्जिट कर दिया जाएगा। तो ये है मुख्य रूप से ह्यूमन के अंदर डाइजेशन सिस्टम या ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन सिस्टम। इसके बाद में एक सावधानी है थोड़ी, दंत क्षय क्या होता है या दंत क्षरण क्या होता है। दंत क्षय या दंत क्षरण और इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो ऊपर जो अपन अगर जैसे दांत हैं उनका जो हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल और डेंटिन होता है, ये जब नष्ट होने लगते हैं तो उसको अपन दंत क्षय के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से कि दांतों पर उपस्थित कठोर आवरण है वो इनेमल के कारण और डेंटिन के कारण होता है। ये इनेमल और डेंटिन अगर विखनिजीकृत होने लगते हैं, यानी इसका कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है वो टूटने लगता है, क्षय इसका होने लगता है, तो ये प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, दंत क्षय कहलाती है। जब मुख गुहा का माध्यम है वो अम्लीय होता है, क्योंकि उसके अंदर भी लार केटाइलिन एंजाइम वगैरह हैं वो स्रावित होते हैं, जिसमें कुछ जीवाणु वगैरह हैं वो खाद्य पदार्थ के साथ में क्रिया करके दांतों के ऊपर एक परत का निर्माण कर लेते हैं। अब परत का निर्माण कर लेंगे तो अंदर ही अंदर फिर जीवाणु वगैरह हैं सूक्ष्म, वो उन दांतों के डेंटिन वगैरह को या इनेमल वगैरह को क्षय करते रहते हैं। ये जो ऊपर एक अवरोधी परत चढ़ती है उसको दंत प्लाक के नाम से जाना जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, दंत प्लाक जो है इसके भीतर, इसके कारण लगातार दंत क्षय होता रहता है जीवाणुओं के द्वारा, इसलिए ब्रश की सहायता से इसको क्या, दंत प्लाक को जमने से रोका जा सकता है और दंत क्षय से रोका जा सकता है। तो ये जनरल सी जानकारी है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आपकी तैयारी है उसको और भी ज़्यादा आसान बनाएगा। इसके बाद में ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो आप भी इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। और लगातार आप अपना अध्ययन करते रहेंगे, ना सिर्फ रीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए
जबकि थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी एग्ज़ाम आपका टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए एकाग्रचित्त होते हुए और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ थैंक्स अ लॉट।